अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं अपना टॉपिक वन जो है डिस्कस द एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन इन फॉलोइंग। तो उसमें जो हमारा 6th पोर्शन है वो है अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन के जो लार्ज इंटेस्टाइन में है, लार्ज इंटेस्टाइन है इसका क्या रोल है हमारी जो डाइजेशन है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो इसके प्रोसेसेस हैं, फंक्शंस हैं, उसमें लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसका क्या रोल है। तो सबसे पहले आप ये याद रखें कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका जो फंक्शन है, फंक्शन की हम अगर बात करें तो मोस्ट इसका जो रोल है वो होता है एब्जॉर्प्शन में, ठीक है जी। फूड स्टोरेज में रोल है इसका, प्रोटेक्शन में रोल है, ठीक है जी। और अगर आप इसकी बात करें सिक्रीशन की, तो इसकी जो सिक्रीशन है वो है म्यूकस इज़ अ स्लिमी लिक्विड secreted by the mucous membrane, ठीक है जी। तो ये काम है लार्ज इंटेस्टाइन का कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्प्शन भी करती है, स्टोरेज का काम भी करती है और प्रोटेक्शन भी परफॉर्म करती है किसकी, जो फूड उसमें एंटर हो रहा है। और इसमें साथ इसकी जो सिक्रीशन है वो म्यूकस है जो कि एक स्लिमी लिक्विड होता है और सिक्रीट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, ठीक है जी। तो अब इसी को हम डिस्कस करेंगे। इसके जो 3 पार्ट्स हैं उसको हमने डिस्कस करना है जो कि सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, इसको जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम इसको डायग्रामेटिकली जो है वो देख लेंगे कुछ इस तरह से कि सबसे पहले जो पोर्शन स्टार्ट होता है वो होता है कि सीकम से, ठीक है जी। दिस वन इज़ नाउन एज अ सीकम पोर्शन, इस तरह से ये चलती है और देन मूव करती हुई इस तरह से, एंड देन मूव करती हुई डाउनवर्ड एंड देन फॉर्म एस शेप लाइक दिस वन, यहाँ से बनाएगी एस शेप इस तरह से, ठीक है। और सेम एज इट इज़ यहाँ से भी लाइक दिस वन, ठीक है जी। और इसके अंदर एक स्मॉल यहाँ से एक प्रोजेक्शन निकलेगी, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लाइक ज्यूम, ठीक है जी। और इसके अंदर ये चलती रहेगी, जो इनर ट्यूब है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका एक जो है वो जनरलाइज स्ट्रक्चर जो है जिसे हम शो करते हैं। और यहाँ से एक ट्यूब निकलती है जिसको हम नाम देते हैं नाउन एज रेक्टम पोर्शन, रेक्टम, एंड उससे नीचे आगे एनस, ठीक है जी। तो ये हमारा एक जो स्ट्रक्चर है लार्ज इंटेस्टाइन का वो आपके सामने शो है, ठीक है जी। अब हम इसकी डिवीजन कर लेते हैं। लाइक दिस पोर्शन इज नाउन एज द सीकम पोर्शन। अब जो कोलोन है, सीकम के बाद जितना भी ये पोर्शन है वो कोलोन का पोर्शन है। कोलोन जो है इसके 4 पार्ट्स होते हैं। याद रखिए कि जो कोलोन है इसके 4 पार्ट्स होते हैं, द फर्स्ट पोर्शन, द सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन एंड द फोर्थ वन। जो ये पोर्शन है इसको हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन। इस पोर्शन को हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स कोलोन का, ट्रांसवर्स कोलोन। इस पोर्शन को हम नाम देते हैं डिसेंडिंग कोलोन का, डिसेंडिंग कोलोन। इस पोर्शन को हम नाम देते हैं सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, ठीक है जी। और यहाँ से ये हमारा पोर्शन आ जाता है रेक्टम का। क्लियर? तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका कुछ जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, जिसमें
कोलोन है, सीकम है, रेक्टम है। कोलोन जो है उसके 4 पोर्शंस हैं, जिसमें जो अपवर्ड पोर्शन जा रहा है वो असेंडिंग कोलोन है जो कि अटैच है सीकम से। सीकम अटैच है जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके साथ। और फिर जो असेंडिंग कोलोन के बाद वाला जो पोर्शन है वो ट्रांसवर्स कोलोन है। ट्रांसवर्स कोलोन से जो कोलोन है वो डिसेंडिंग मूव करती है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं दिस वन इज़ द डिसेंडिंग कोलोन। और डिसेंडिंग कोलोन से एक एस शेप बनती है लाइक दिस वन, यहाँ से इस तरह। तो इसे हम कहते हैं कि दिस वन इज़ द सिग्मॉइड कोलोन, और सिग्मॉइड कोलोन अटैच होती है रेक्टम पोर्शन के साथ। ठीक है जी। और यहाँ पे जो आपको ये पोर्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, दिस वन इज़ द अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स का पोर्शन। ठीक है। अब होता क्या है कि सीकम जो है एक ब्लाइंड एंड होता है इसका, और वहाँ से निकलती है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लाइक दिस वन, जिसे हम अपेंडिक्स बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो अपेंडिक्स है इसमें समटाइम ये होता है क्योंकि इसका कोई रोल तो नहीं होता डाइजेशन में, या कोई ऐसा इसका कोई रोल प्ले नहीं होता, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पर ही यूज़ होती है। याद रखें कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन है उसका कोई ऐसा जो रोल है वो नहीं है। ठीक है। तो लाइक आप ये भी समझ सकते हैं कि वो बॉडी में फालतू ही है। ठीक है। तो अपेंडिक्स जो है समटाइम इस तरह होता है कि अगर तो फूड आती हुई इसके अंदर इंट्रैप कर जाए तो फिर ये होती है कि जो अपेंडिक्स है ये इन्फ्लेम हो जाती है। तो इन्फ्लेम्ड होने की वजह से जो अपेंडिक्स है ये स्वेलो करती है, और फिर जो डिजीज़ होती है उसको हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। तो वो इस पोर्शन में होती है अपेंडिसाइटिस। ठीक है जी। और याद रखें कि अपेंडिक्स इज़ नॉट अ डिजीज़, डिजीज़ जो है वो अपेंडिसाइटिस है। जिस भी वर्ड के एंड पे ये CITIS आ जाए तो समझ लें कि वो डिजीज़ है, और हो कहाँ पे रही है, अपेंडिक्स में। अपेंडिक्स में। अपेंडिक्स इज़ नॉट सच अ डिजीज़ बट अपेंडिसाइटिस इज़ अ टाइप ऑफ डिजीज़। ठीक है जी। अब जो कोलोन है इसकी हम बात करते हैं। तो जो कोलोन है इसमें क्या होगा कि जितना भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें से हमारा जो फूड आ रहा है उसमें बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद है। ठीक है। इसके साथ डिज़ोल्व साल्ट्स होंगे, और डिज़ोल्व साल्ट्स जो हैं इसके साथ साथ और भी बहुत से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी अवेलेबल होगा। तो ये जो कोलोन का पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये कोलोन का पोर्शन, इस कोलोन के पोर्शन में क्या होगा कि वाटर एंड साल्ट्स इनकी एब्जॉर्प्शन की जाएगी ब्लड में, और रिमेनिंग जो रह जाएगा वो अनडाइजेस्टेड फूड होगा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हम नाम देते हैं फीकल मैटर का, फीकल मैटर। ठीक है जी। तो अब जो फूड आ रहा है इसके अंदर ये जो कोलोन है, अब उसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद है, डिफरेंट काइंड के साल्ट्स हैं उसमें, अनडाइजेस्टेड फूड है। तो वाटर और साल्ट्स की तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कर ली जाएगी और वो डिज़ोल्व हो जाएंगे ब्लड में। रिमेनिंग जो रह जाएगा वो होगा अनडाइजेस्टेड फूड, जिसे हम कहते हैं दीज आर द फीकल मैटर या फीसिस। ठीक है जी। अब ये जो फीकल मैटर है इसमें और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। लाइक अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रोल की अमाउंट इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है जी। लाइक हम इसी को डिस्कस करेंगे कि जो इसकी कॉम्पोजिशन है उसमें अगर आप देखें तो अपनी बुक को भी फॉलो कर लें। लाइक जैसे कि इसमें प्लांट फाइबर्स बहुत ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ बैक्टीरियाज हैं उसमें, और इसके अलावा स्लाफ्ट ऑफ म्यूकस सेल्स, म्यूकस वगैरह, बाइल पेगामेंट्स, वाटर वगैरह। तो इसके अलावा अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत से बैक्टीरियाज भी मौजूद होते हैं, और वो बैक्टीरिया जो है वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी जो है, जो इंटेस्टाइन है उसको, यानी कि आप ये समझ लें कि बेनिफिट भी पहुंचाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एक बैक्टीरिया जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है वो है ई कोलाई। ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है ह्यूमन का। ठीक है जी। और इसी के साथ साथ जो लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया हैं वो सिवरल काइंड ऑफ वाइटामिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि विटामिन के है। ये MCQ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया से, मोस्ट उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो कौन सी है, तो वो विटामिन के है। ठीक है जी। तो ये भी जो है वो फिर ब्लड में डिज़ोल्व हो जाता है। इसके अलावा जो रिमेनिंग हमारे पास बचता है वो सारा जो है क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड होता है। अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ ट्रांसफ़र होता है, सिग्मॉइड कोलोन से गुजरता हुआ ये आकर स्टोर हो जाता है रेक्टम में।
तो जैसे जैसे रेक्टम जो है अनडाइजेस्टेड फूड से स्टोर होती जाती है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि इसके अंदर जो है वो रिफ्लेक्सेस प्रोड्यूस होते हैं, जिससे हम बोलते हैं डेफिकेशन रिफ्लेक्सेस। डेफिकेशन रिफ्लेक्सेस। तो ये डेफिकेशन रिफ्लेक्सेस जो हैं ये रिस्पॉन्सेज होते हैं कि जो रेक्टम है वो फुल हो चुकी है अनडाइजेस्टेड फूड से, तो अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से एलिमिनेट करना है। तो इसकी वजह से ये जो डेफिकेशन रिफ्लेक्सेस हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। और अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो उनमें ये जो डेफिकेशन रिफ्लेक्सेस हैं इनको तो कंट्रोल किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू चाइल्ड, पर चाइल्ड भी आहिस्ता आहिस्ता उसको कंट्रोल करने की तरफ चले जाते हैं जैसे ही वो एडल्ट एज में आते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा काम हो गया कि जो रेक्टम है उसने टेम्परेरीली जो है वो उसको जो अनडाइजेस्टेड फूड है, फीकल मैटर जो है उसको स्टोर करना है। और फिर फर्दर आगे से एनस है। अब जो एनस है इसके 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, एक इनर स्फिंक्टर होता है, एक आउटर स्फिंक्टर होता है। जैसे कि अगर आप बुक को भी फॉलो करें तो जो इनर स्फिंक्टर आपको हो रहा है वो स्मूथ मसल्स के, और जो आउटर है उसमें स्ट्रिप्ड मसल्स हैं। तो वहाँ पे जो है क्या होगा कि ये रिफ्लेक्सेस जो है डेफिकेशन रिफ्लेक्सेस वहाँ पे प्रोड्यूस होंगी जैसे ही रेक्टम जो है उसमें फूड आकर टेम्परेरीली स्टोर होगा, और वो फूड होगा अनडाइजेस्टेड फूड होगा। ठीक है, तो उसको जो है फिर यहाँ से बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाएगा एनस के ज़रिए। तो ये तो हमने देख लिया कि सीकम है, उससे आगे कोलोन है, और फिर हमारा जो रेक्टम पोर्शन आ रहा है, और फिर उससे आगे एनस है। तो अगर हम फूड की एलिमिनेशन की बात करें तो वो यूज़ हो रहा है एनस, और अगर टेम्परेरी स्टोरेज की बात करें तो वो रेक्टम है। जैसे कि ऑलरेडी हमने बात की थी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका काम एब्जॉर्प्शन का है। अब एब्जॉर्प्शन कौन करवा रहा है? कोलोन। और जो फूड टेम्परेरी स्टोर हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? रेक्टम में। और एलिमिनेशन कहाँ से हो रही है? वो हो रही है एनस से। तो ये हमने जो है वो डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें और भी एसोसिएटेड जैसे कि म्यूकस है, म्यूकस म्यूकोजल सेल्स जो है इसमें मौजूद होंगे, जो हमारा फीकल मैटर है। तो ये सारा कुछ जो है वो इसमें ट्रांसफ़र होगा रेक्टम में, और रेक्टम से आगे फिर देन जो है वो नीचे एनस से जो है वो डिस्चार्ज आउट हो जाएगा। तो अब इसके से रिलेटेड कुछ डिजीज़ भी हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें डायरिया की, डायरिया है, और इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन है, और एक इससे रिलेटेड जो डिजीज़ अपेंडिसाइटिस है जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्यों किस वजह से होती है। तो अब मेनली हम इन दोनों को देखेंगे, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन को। अगर हम डायरिया की बात करें तो डायरिया में ये होता है कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो नहीं होती। अब जाहिर सी बात है जब वाटर की और साल्ट्स वगैरह की जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर नहीं होगी तो फिर उससे ये होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके साथ बहुत ज़्यादा जो है वाटर और साल्ट्स वगैरह जो है वो बॉडी से एलिमिनेट होते हैं, डिस्चार्ज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उसमें पानी की कमी हो जाती है। और अगर तो हम इस कंडीशन को ट्रीट ना करें तो फिर फर्दर इससे आगे एक कंडीशन आ जाती है जिसे हम कहते हैं कि कंडीशन नाउन एज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इज़ द रिमूवल ऑफ वाटर, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर के हमारी बॉडी से जो पानी है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो वो कंडीशन है डिहाइड्रेशन की। कि अगर तो हम इस डायरिया की कंडीशन वो है जिसमें हमारी बॉडी में जो वाटर की एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कि बॉडी से वाटर जो है वो ज़्यादा एलिमिनेट होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डायरिया। अगर तो हम डायरिया को ट्रीट नहीं कर रहे प्रॉपरली, उसकी प्रॉपर मेडिकेशन से उसको ट्रीट नहीं कर रहे, तो फिर फर्दर जो कंडीशन आती है उसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, जो कि है रिमूवल ऑफ वाटर। और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और ये डेथ का बायस भी बन जाती है। इसके रिवर्स अगर हम देखें तो वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में ये है कि एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, बॉडी में। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। अब इस कंडीशन के लिए हम ये होता है कि अगर हम बात करें कि जो फाइबर्स हैं वो लेने चाहिए डाइट में, एक डाइट प्रॉपर लेनी चाहिए और ऐसी डाइट हो जिसमें फ़ाइबर्स की अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है। और फाइबर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि हमारी जो बॉडी में डाइजेशन है इसको एक प्रॉपर वे में लेके आते हैं, यानी कि एक सेफ़ डाइजेशन जो है वो परफॉर्म होती है इन फाइबर्स के ज़रिए। तो ये दो डिजीज़ जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनका कोज आपको पता होना चाहिए और कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इनका आपको जो है वो पता होना चाहिए MD-CAT पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारा जो एक टॉपिक था लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसमें हमने इस 3 पोर्शंस को डिस्कस करना था, सीकम, कोलोन और रेक्टम को। इसको हमने डायग्रामेटिकली तौर पर जो है वो डिस्कस कर लिया। ओके, थैंक्स।